हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। चर्चा के प्रारंभ में ही मैं दो प्रकार की शब्दावलियाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने रखना चाहूँगा। एक शब्दावली आपने सुनी होगी जिसको हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता, और न्यायिक सक्रियता को इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशल एक्टिविज्म। इसी प्रकार की एक अन्य शब्दावली भी आपके सामने आती है जिसको हम कहते हैं न्यायिक संयम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशल रेस्ट्रेंट कहा जाता है। तो ये जो शब्दावलियां हैं कई बार आपकी परीक्षाओं में आती भी रहती हैं, और वैसे भी ये चर्चा वीडियो ऑन डिमांड है। किसी विद्यार्थी ने लिखा था कि सर जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल जो रेस्ट्रेंट वाली जो कहानी है इसको एक बार चर्चा का विषय बना लिया जाए। तो आज हमें थोड़ा समय मिला है, तो आज जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल रेस्ट्रेंट इन दोनों को आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना है। कैलकुलेशन जिस प्रकार से आपके सामने आनी चाहिए, कैलकुलेशन उसी प्रकार से आपके सामने हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पनप सकते हैं, आपका एग्जामिनर कहाँ किस तरीके से आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, उन तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम क्या है डिस्कस करके चलने वाले हैं। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का नाम आपने सुना होगा, और ये जो पश्चिमी और राजनीतिक विचारक हम इनको कहेंगे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू को आधार बना करके कई बार आपकी परीक्षाओं में सवाल पनपता भी है। असल में जो मॉन्टेस्क्यू हैं इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देने का कार्य किया था, और इनका जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसको काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने अपनाया भी है। तो कई बार होता क्या है कि सवाल ऐसे भी तो आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विचारक है या निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसने सरकार के तीनों अंगों को आधार बनाते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण करने का कार्य किया था। तो वहां आपका जो आंसर आ जाना चाहिए मॉन्टेस्क्यू की ओर से आ जाना चाहिए। असल में जैसा आप जान पा रहे हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक आप विधायिका लेके चलते हैं, एक आप कार्यपालिका लेके चलते हैं, और एक आप क्या है न्यायपालिका लेके चलते हैं। तो सरकार के तीनों अंगों को आधार बना करके शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू की ओर से लाया गया था, उसका मतलब ये था जो अब हम आपको क्या है समझाने का प्रयास करेंगे ड्राफ्टिंग के माध्यम से कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को सवाल दे दो। सवाल देने का मतलब क्या हुआ कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपको दिखाई पड़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपको दिखाई पड़ते हैं, और यहां पर जिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का रेफरेंस आप लेके चलेंगे इनको आपका क्या कहेंगे मॉन्टेस्क्यू कहेंगे, मॉन्टेस्क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे मॉन्टेस्क्यू कहेंगे। और ये जो मॉन्टेस्क्यू हैं इनकी ओर से आपको क्या दिखाना है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है साथ ही साथ ये भी जोड़ के चलेंगे कि इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को जो प्रेजेंट करने का कार्य किया था या उसका जो प्रस्तुतिकरण करने का कार्य किया था वो सरकार के तीनों अंगों के संदर्भ में, या तो ऐसे कह लो सरकार के तीनों अंगों के संदर्भ में, सरकार के तीनों अंगों के संदर्भ में, अंगों के संदर्भ में, या फिर आप इसको बदल के ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग आपको दिखाई पड़ते हैं उनके व्यवहारों के संदर्भ में। दोनों प्रकार से क्या है आप अपनी बात कर पाओगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए हमने क्या कहा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंग। अब आप जान ही पा रहे हैं कि सरकार के जो आपके अंग हैं वो तीन प्रकार से आपके सामने आते हैं, विधायिका, और एक को हम क्या कहते हैं कार्यपालिका। विधायिका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कार्यपालिका हो जाएगा, और साथ ही साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे न्यायपालिका, साथ ही साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे न्यायपालिका। तो जैसा हमने शुरुआत में आपको बता दिया है कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो सरकार के तीनों अंगों के संदर्भ में लाया गया था या सरकार के तीनों अंगों के व्यवहारों के संदर्भ में लाया गया था। और आप जान ही पा रहे हैं कि सरकार के तीन अंग विधायिका,
कार्यपालिका और क्या होते हैं, न्यायपालिका होते हैं। मॉन्टेस्क्यू साहब ये बताना चाह रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू साहब आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने व्यवहारों, है ना, या आप कह सकते हैं क्षेत्राधिकारों, सरकार के तीनों अंग अपने अपने व्यवहारों या क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएं। ये आपको ये समझाना चाहते हैं। यानी कि सरकार के जो तीन अंग आपके सामने आए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, मॉन्टेस्क्यू महोदय का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश में है कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने व्यवहारों के संदर्भ में या सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में एक दूसरे से क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अब आपको क्या है, दो प्रकार के सवाल मिल चुके हैं। पहला सवाल तो आपको यहां पर यह मिल ही गया है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देने का कार्य किया, योर आंसर शुड बी मॉन्टेस्क्यू। और दूसरा सवाल आपको यह मिल जाता है कि अगर वो लिखेगा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ क्या था, तो वहां पर जो चारों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो चारों ऑप्शंस को आधार बना करके आप वहां पे ढूंढेंगे, कहीं ऐसा लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने व्यवहारों या क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में एक दूसरे से क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी कि स्वतंत्र हो जाएं। कुल मिलाकर के मॉन्टेस्क्यू महोदय अपने इस सिद्धांत के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि विधायिका कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर ना करे, कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर ना करे, न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर ना करे, या न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर ना करे। कुल मिलाकर के आपको यह कहना ही पड़ेगा कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने व्यवहारों या अपने अपने क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में एक दूसरे से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। मॉन्टेस्क्यू महोदय अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर के दो प्रकार के व्यवहार कर रहे थे। ये जो हमने अभी अभी आपको बताया, ये क्या था, ये मॉन्टेस्क्यू महोदय का शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में अपना क्या था, अत्यंत ही कठोर व्यवहार, आप इसको मान के चलेंगे। कठोर व्यवहार का मतलब यह होगा कि वो सरकार के तीनों अंगों को उनके व्यवहारों के संदर्भ में या सरकार के तीनों अंगों को उनके क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में एक दूसरे के सापेक्ष स्वतंत्र अवस्था में छोड़ना चाहते थे। उन लोगों ने उनको घेर लिया कि अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के कार्य करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। आपको इसमें कोई नई व्यवस्था बना करके चलनी पड़ेगी। फाइनली मॉन्टेस्क्यू महोदय को बाद में कहना ही पड़ा था कि कार्यपालिका का हल्का सा नियंत्रण विधायिका पर होना चाहिए, न्यायपालिका का हल्का सा नियंत्रण कार्यपालिका और विधायिका पर होना चाहिए। लेकिन ये बात की बात है और इसको आप क्या कहेंगे, वेरी फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट कहेंगे। लेकिन शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो आपकी परीक्षाओं में आएगा या आता है, वो उनके कठोर व्यवहार के संदर्भ में आता है। और कठोर व्यवहार का मतलब क्या होगा, वो हमने आपको यहां पर क्या है, बता ही दिया है। अब इसके आगे का डिस्कशन कैसे होगा, आओ जरा इसके आगे का डिस्कशन कैसा होगा, क्योंकि टॉपिक तो मुझे आपको वही देना है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट। लेकिन आप लोग मेरा व्यवहार तो समझते हो ना, हमेशा बैकग्राउंड्स बनाया करो, हमेशा अपनी चर्चा को क्या है, थोड़ा आसान बनाया करो। जब तक आप बैकग्राउंड्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी तैयारी थोड़ी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। केवल आपको इतना ही थोड़ी ना बताना है कि भी न्यायिक सक्रियता क्या होता है या न्यायिक संयम क्या होता है, वो तो हम बता ही देंगे, डेफिनेशन हम आपको बना के दिखा देंगे, उसी हिसाब से आपका व्यवहार आ भी जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो रेस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स हैं वो यहां पर आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमने आपसे क्या कहा यूएसए, तो यूएसए में आपको क्या दिखाई पड़ता है,
प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आपको दिखाई पड़ता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब देखिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में दो चीजें कैलकुलेट होती हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख होता है, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बड़ा सावधानी से आपको व्यवहार करके चलना पड़ेगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख होगा और जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, ये क्या है, ये एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं। ये दोनों प्रकार के जो आपके फ्रेजेज हैं, ये क्या हैं, ये एक ही व्यक्ति के संदर्भ में काम करेंगे। और वह व्यक्ति कौन होगा, आपका राष्ट्रपति। वह व्यक्ति कौन होगा, आपका राष्ट्रपति होगा। वह व्यक्ति कौन होगा, आपका राष्ट्रपति होगा। अब देखो, जब आप यूएसए की पार्लियामेंट बनाने की बात करोगे, यानी कि जब आप यूएसए की संसद बनाने की बात करोगे, आओ जरा बनाते हैं संसद, तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। अब वहाँ की संसद को आपने कांग्रेस कहा, तो वहाँ अपर हाउस आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर अपर हाउस आपको क्या मिलेगा, तो उच्च सदन आपको क्या मिलेगा, उच्च सदन आपको मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे। और एक मिलेगा आपको वहाँ पर क्या है, लोअर हाउस। एक क्या मिलेगा आपको वहाँ पर, लोअर हाउस मिलेगा। और जो आपका लोअर हाउस है उसको आप क्या कहेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, है ना। तो यूएसए का जो पार्लियामेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, यूएसए के पार्लियामेंट में जरा लागू करके दिखाओ, यूएसए के पार्लियामेंट में जरा लागू करके दिखाओ, क्या, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो यूएसए के पार्लियामेंट को आधार बना करके आप शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्या है, लागू करा पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लागू आपको कैसे कराना है, तो लागू आपको ऐसे कराना है कि वहाँ जो कार्यपालिका मिलेगी, वहाँ जो कार्यपालिका मिलेगी, तो एक ही वाक्य के माध्यम से लागू कराएंगे। कि हालांकि हम दो सेंटेंस यहाँ पे ले सकते हैं। कार्यपालिका अर्थात जो सरकार होती है, कार्यपालिका का निर्माण कोमा विधायिका के अंदर से नहीं, कार्यपालिका का निर्माण कोमा विधायिका के अंदर से नहीं, विधायिका के अंदर से नहीं, कार्यपालिका का निर्माण कोमा विधायिका के अंदर से नहीं। यानी कि राष्ट्रपति जो वहां के होते हैं, राष्ट्रपति जो अपने कार्यपालिका का निर्माण करके चलते हैं, तो विधायिका के अंदर से नहीं करते। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें राष्ट्रपति और सरकार के जो मंत्रीगण होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार रहता है कि अपने जो मंत्रीगण होंगे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में वो विधायिका से बाहर के लोगों को क्या है, उठाते हैं एक तरीके से। तो कहा जाता है कि वहां पर शक्ति पृथक्करण का जो आपका सिद्धांत है, तो एक तो इस सेंटेंस के माध्यम से लागू हो रहा है, यानी कि कार्यपालिका का जो निर्माण है वो विधायिका के अंदर से नहीं होता। इसका मतलब वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय, है ना, अपने मंत्रीगणों की जो नियुक्ति करते हैं वो विधायिका के सदस्यों के अंदर से नहीं करते हैं, बल्कि बाहर के लोगों को एक कैलकुलेट करके चलते हैं। जैसे अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति को डिफेंस जो सेक्टर है उसकी अच्छी जानकारी है, तो उसको क्या बना दिया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये आर्थिक मामलों की अच्छी जानकारी रखता है, तो उसको क्या है, वित्त मंत्री बना दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसको विदेशी मामलों की अच्छी जानकारी है, तो उसको क्या बना दिया जाएगा, विदेश मंत्री बना दिया जाएगा। तो वहां पर जो अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं, एक तरीके से जो लोग अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है और उनको पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है, और वही संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार है उसके मंत्रीगण क्या है, कहलाते हैं।
तो एक तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप लागू करा पाओगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा यह होता है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका कोमा सामूहिक तौर पर, सामूहिक तौर पर, कार्यपालिका कोमा सामूहिक तौर पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, उत्तरदायी नहीं होती, नहीं होती। यूएसए की जो कार्यपालिका है वो सामूहिक तौर पर ही हम कहेंगे, कार्यपालिका सामूहिक तौर पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसी सेंटेंस को आधार बना करके कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अपने ही लोगों को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का कार्य नहीं करती। क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की वेरी पॉजिटिव डेफिनेशन क्या होती है कि जहां कार्यपालिका अपने तमाम प्रकार के व्यवहारों के संदर्भ में कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक तौर पर विधायिका के प्रति क्या हो जाए, रेस्पॉन्सिबल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे विश्व का चौधरी कहा जाता है, वहां की कैलकुलेशन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर के इस प्रकार की आ रही है। वहां की जो कैलकुलेशन है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर के क्या इस प्रकार की आ रही है, जिस तरीके से हमने क्या है आपको डायरेक्शन देने का कार्य किया है। ये दो प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को आधार बना करके आप क्या करा पाओगे, आप यूएसए की विधायिका को अपने डिस्कशन का पार्ट बनाते हुए वहां पर जो मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं उनका जो शक्ति पृथक्करण का आपका सिद्धांत है आप उसको लागू कराओगे। परीक्षाओं में आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना विश्वास तो आप पर हम पर होना चाहिए। टाइम लेते हैं हम, डिस्कशन हमारे टाइम टेकन है, लेकिन कैलकुलेशन उसी तरीके से आ जाती है जिस तरीके से वो परीक्षा उपयोगी बन पाए। अब मान लीजिए आपने किसका, अब रेफरेंस किसका लेना है, इंडिया, भारत। और भारत में आप क्या जानते हैं, भारत में क्या है भाई, भारत में तो संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में आपको क्या दिखाई पड़ती है, संसदीय शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। चलो जी कोई बात नहीं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब संसदीय शासन व्यवस्था में शुरुआत से हम लोग बदलाव करके चलेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था में देखो जो शासन का प्रमुख है, शासन का प्रमुख, और एक कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ की संसदीय शासन व्यवस्था में हम ब्रिटेन की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको जुडिशल एक्टिविज्म दिखाना है, और अगर आपको जुडिशल रेस्ट्रेंट दिखाना है तो आपको ब्रिटेन क्यों नहीं जाना है, क्योंकि वहां न्यायपालिका के कोई शक्ति नहीं है। आज भारत और यूएसए को आधार बना करके आपको डिस्कशन कर लेना है। तो शासन का प्रमुख जो होगा वो हमारे यहां पर हम पूरे देश को एक साथ लेके चलेंगे तो पीएम साहब हो जाएंगे, और संवैधानिक प्रमुख आप किसको लेके चलेंगे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय को आप क्या है, संवैधानिक प्रमुख लेकर के चलेंगे। तो शुरुआत से बदलाव है, कोई बात नहीं है। हमारे यहां अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में भी क्या है, आपको 2 हाउसेस दिखाई पड़ते हैं, आपको 2 हाउसेस दिखाई पड़ते हैं। आप एक और किसको लेके चलेंगे, राज्यसभा, और एक और आप किसको लेके चलेंगे, लोकसभा। आप जान ही पा रहे होंगे कि यहां हमारे यहां पर राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो किसी और दिन डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के जो आप 2 हाउसेस है ना, 2 सदन जो आप यहां पर लेकर के चल रहे हो, तो अगर इन 2 सदनों को आप आधार बनाएंगे तो क्या आप शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, क्या हमारे यहां पर शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो लागू हो पाएगा। तो आप कहेंगे
वो लागू नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ आप शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कारण क्या? कारण यह है कि जो सेंटेंसेस हमने आपको ऐसे दे दिए हैं ना, ये सेंटेंसेस आपका एक मुख्य तीर बन के काम करेंगे। अगर ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में एक बार प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपको अपने आप को परेशानी में डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये बात जरूर क्या है, आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे भाई, हमारे यहां पर क्या है, हमारे यहां पर कार्यपालिका का निर्माण क्या है, बिल्कुल अपोजिट है यूएसए की तुलना में। तो आप कहेंगे कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका का निर्माण कोमा विधायिका के अंदर से ही, कार्यपालिका का निर्माण कोमा विधायिका के अंदर से ही, विधायिका के अंदर से ही, अंदर से ही। अब देखो, अगर आप पूरे देश की बात करोगे, भारत को एज अ होल आप लेके चलोगे, तो कार्यपालिका का निर्माण कराने का अधिकार किसको होगा? यहां शासन के प्रमुख को होगा। यानी कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या करेंगे, वो लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं मेंबर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उन्हीं मेंबर्स को बाहर निकालेंगे और क्या बनाएंगे, अपने लिए कार्यपालिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्यपालिका बनाएंगे। तो कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या संबंध है? संबंध है, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है यह भारत में प्रॉपर्ली लागू नहीं करा पाओगे। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका कोमा सामूहिक तौर पर, कार्यपालिका कोमा सामूहिक तौर पर विधायिका, विधायिका के निम्न सदन, विधायिका के निम्न सदन, ऐसा क्यों है ये भी हम किसी और दिन आपको बताएंगे, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका, कार्यपालिका अपने तमाम प्रकार के कार्यों के संदर्भ में या अपने तमाम प्रकार के व्यवहारों के संदर्भ में सामूहिक तौर पर क्या है, विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां निम्न सदन का रेफरेंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही आपके एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो पार्ट ऑफ द लोकसभा हैं और कार्यपालिका अर्थात सरकार अपने तमाम प्रकार के व्यवहारों के संदर्भ में उनकी प्रति क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी कि यूएसए की जो अध्यक्ष शासन व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपना लेती है। तो आप कह पाओगे कि वहां पर रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, लेकिन हमारे यहाँ की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपना रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कार्यपालिका विधायिका के बीच क्या जुड़ाव है, वहां जुड़ाव नहीं है, यहाँ पे जुड़ाव है। और इसी जुड़ाव के कारण आपको संसदीय शासन व्यवस्था के आलोक में क्या मिल जाता है, आपको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉपर बैकग्राउंड हम आपके सामने बना रहे हैं और इन बैकग्राउंड्स के बिहाफ पे क्या है, आप जरा अपनी कैलकुलेशन करके चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। हम इतने पॉजिटिव बैकग्राउंड्स आपको यहां पर दिखा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। तो जब आप आगे बढ़ाओगे तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, आ जाओ। मान लीजिए एक और हमने क्या बनाया आपके सामने, यूएसए। एक और क्या बनाया हमने आपके सामने, यूएसए। आप लोग जाने पा रहे होंगे यूएसए में क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी पाया जाता है। यूएसए में क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी पाया जाता है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी पाया जाता है, जुडिशरी पाया जाता है। यानी कि वहां पर क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। और ये जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है ये किसके संदर्भ में आप दिखाएंगे, किसके संदर्भ में? इसको दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, है ना। पहले मैंने जो दिखाया था यूएसए का रेफरेंस वो केवल कार्यपालिका विधायिका को लेकर था। अब आपको न्यायपालिका को कैलकुलेट करना है और न्यायपालिका के बारे में कहना है कि वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी पाया जाता है। तो किसके संदर्भ में, तो किसके संदर्भ में? एक बढ़िया तरीका तो कहना हो जाएगा आपका संविधान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? संविधान के संदर्भ में। संविधान के संदर्भ में कैसे?
संविधान के संदर्भ में कैसे, तो संविधान के संदर्भ में ऐसे कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की क्या है, व्याख्या करने का अधिकार है। या संविधान को क्या है, विस्तारित रूप देने का अधिकार है। संविधान को क्या है, विस्तारित रूप देने का अधिकार है। कहते हैं कि जैसा यूएसए की न्यायपालिका चाहेगी वहां का संविधान क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्या करेगा, व्यवहार करके चलेगा। और दूसरा तरीका क्या बन जाएगा कहने का, दूसरा तरीका आपका यह बन जाएगा कि कार्यपालिका, ये जो सुप्रीमेसी है ये कार्यपालिका, और कार्यपालिका के साथ क्या आपका विधायिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका के साथ क्या आपका विधायिका, ये उनके व्यवहारों के संदर्भ में भी वहां की न्यायपालिका की सर्वोच्चता क्या है, कार्य करती है। कैसे, इस बात को कैसे आप प्रमाणित करेंगे, इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे, भाई आपके पास वजह है तो कैसे इस बात को प्रमाणित किया जाएगा, ऐसे प्रमाणित किया जाएगा कि यूएसए की जो न्यायपालिका उसके पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू है, क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या है, वो कार्यपालिका के व्यवहारों को चेक कर सकती है या विधायिका के व्यवहारों को चेक कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूएसए के अंदर जो पूरा मामला आपको दिखाई पड़ेगा वो पूरे का पूरा मामला आपको कहां दिखाई पड़ता है, वो सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी के साथ ही जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा। वहां पर न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो संविधान के संदर्भ में कार्य करेगी। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका को है और संविधान को विस्तारित रूप देने का अधिकार भी वहां की न्यायपालिका को। मैंने कहा ना आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि यूएसए का संविधान बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वहां की न्यायपालिका चाहेगी। और वहां की न्यायपालिका की सर्वोच्चता का एक मतलब यह भी बनता है कि कार्यपालिका और विधायिका के जो आपके व्यवहार हैं, इन व्यवहारों के साथ जब आप जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था को जोड़ने की बात करोगे तो सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी अपने आप ही क्या है, आ जाता है, अपने आप ही क्या आ जाता है। तो ये जो शब्दावलियां आपके सामने हैं, बात समझना, ये जो शब्दावलियां आपके सामने हैं इनकी डेफिनेशन हम बाद में बनाएंगे। अभी ये जो शब्दावलियां आपके सामने हैं, जैसे आपने क्या कहा, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता आप कहते हैं हिंदी में, न्यायिक सक्रियता, डन। और एक शब्दावली आपने क्या ली है, मान लीजिए जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जुडिशियल रेस्ट्रेंट जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, न्यायिक संयम कहते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायिक संयम कहते हैं। तो इस प्रकार की शब्दावलियों का जो प्रॉपर ओरिजिन हुआ है, इस प्रकार की शब्दावलियों का जो प्रॉपर ओरिजिन हुआ है, इस प्रकार की शब्दावलियों को जो प्रॉपर ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पर है, यूएसए में है। और कहाँ आप इस बात को लेकर के जाएंगे कि अंडर द लाइट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, अंडर द लाइट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, अब आपको कहने का मौका मिल गया ना, अभी अब आपको कहने का मौका मिल गया कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम जैसी शब्दावलियों को जो जिक्र हुआ है, सबसे पहला जो जिक्र हुआ है या जो प्रॉपर इनका ओरिजिन हुआ है वो यूएसए में है। और यूएसए में आप इसको जोड़ेंगे कहां, आप अंडर द लाइट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी क्या है, आप इसको जोड़ करके चलेंगे, आप इसको एक बार विजिट करेंगे। ये मामला है यूएसए का कि वहां सारा खेल किसका है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी के प्रॉपर कैलकुलेट हो रहा है ना। तो अब मैं पूरा आपके एग्जामिनर का जो माइंड है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा हूं साथ ही साथ, और मैं पूरा आपको बता के चल रहा हूं कि भाई वो कब कैसे किस तरीके से आपको दुविधा या परेशानी में डालने का कार्य करेगा। तो हमारा तो सभी लोगों का उद्देश्य क्या है भाई, हम सभी लोगों का उद्देश्य यह बन जाता है कि अपनी दुविधाओं को थोड़ा दूर किया जाए और आपकी तैयारी को सकारात्मक बनाया जाए। आपको जितनी आसानी दी जानी चाहिए उतनी आसानियां आपके सामने क्या आ जाए, उतनी आसानियां क्या आपके सामने आ जाएं। ठीक है, क्लासेस को लगातार विजिट करते रहेंगे, है ना, और क्लासेस को अपने मित्र गणों के मध्य क्या है शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास सभी के लिए है ना। बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों को लाभ होगा तो वो हमको थोड़ा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो वो व्यवहार तो आप करते रहेंगे, इतनी उम्मीद तो हम आपसे बिल्कुल करके चलते हैं। अब मामला क्या है, मामला है मान लीजिए इंडिया। अब भारत में क्या है, भारत में हम
सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी तो कैलकुलेट नहीं करते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता तो हम लोग कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं, है ना। लेकिन आपको दिखाना किस तरीके से, दिखाना इस तरीके से कि हमारे यहां पर कैलकुलेशन किसकी होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता है आपके पास। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है। तो ये जो आपकी संविधान की सर्वोच्चता है ना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आपके पास नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर कुछ अलग भी है ना, हमारे यहां पर व्यवस्था क्या है, कुछ अलग तरीके से भी आपके सामने आ जाती है ना। ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, ये तो ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। आपके यहाँ की जो जुडिशरी है, आपके यहाँ की जो जुडिशरी है, और जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट हैं और जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको आपको क्या लेकर चलना होता है, जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू। अब जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या होगा, जुडिशल रिव्यू का मतलब ये होगा कि जो आपके कार्यपालिका के एक्शंस हैं, जो कार्यपालिका के एक्शंस हैं और जो क्या हैं विधायिका के एक्शंस हैं, जो कार्यपालिका के एक्शंस हैं और जो क्या है विधायिका के एक्शंस हैं, है ना, उनकी न्यायिक जांच करने का अधिकार किसको मिल जाता है, आपके यहाँ की जुडिशरी को मिल जाता है। और ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये तीन प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं आपके सामने आते हैं। इन तीनों प्रकार के आर्टिकल्स के अंदर आप जुडिशल रिव्यू का रेफरेंस लेकर के चलते हैं। आप ये भी भली बात ही जानते हैं कि जुडिशल रिव्यू जैसी व्यवस्था को जो हमने बोरो किया है वो यूएसए से हमने बोरो किया है। तो मामला थोड़ा अलग तो है, लेकिन फिर भी मामला कैलकुलेट हो ही जाता है कि भले ही सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी आपके पास ना हो, आपके पास संविधान की सर्वोच्चता हो, लेकिन आपके पास जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका को आपने क्या दे रखा है, आपने जुडिशल रिव्यू की एक पावर आपने दे रखी है। और अगर आपने जुडिशल रिव्यू की पावर दे रखी है तो कार्यपालिका और विधायिका के जो आपके एक्शंस हैं उनकी न्यायिक जांच करने का अधिकार किसको मिल जाता है, वो न्यायपालिका को मिल जाता है। वो किसको मिल जाता है, न्यायपालिका को मिल जाता है। इंडियन रेफरेंस में आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मामला देखिए, अगर जुडिशल एक्टिविज्म का है, एक्टिविज्म जिसको हिंदी में आपने क्या कहा था, न्यायिक सक्रियता आपने कहा था, या अगर मामला किसका है, जुडिशल रेस्ट्रेंट का है, मामला किसका है, जुडिशल रेस्ट्रेंट का है, जिसको आपने हिंदी में क्या कहा था, न्यायिक संयम। ओके, तो मेरी बात याद रखना, फंसना नहीं। देखो बहुत ठहराव के साथ डिस्कशन किया है, ठीक है ना। अगर इसको ऑब्जर्व करने के बाद भी परीक्षा में अगर आपका सवाल गलत हुआ ना तो देख लेना, बात खराब हो जाएगी। यह आपकी सफलता के लिए मेहनत हो रही है। गंभीरता, बिल्कुल गंभीरता आपको दिखानी पड़ेगी। अब गंभीर रूप से आपको अपने आप को कैलकुलेट करा के चलना पड़ेगा। हम अपनी ओर से पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर बिंदु को आपके सामने रखेंगे, लेकिन इनको देखने के बाद, इनको ऑब्जर्व करने के बाद परीक्षा में अगर सवाल गलत हुआ ना तो ईश्वर माफ नहीं करेंगे आपको। आ रही ना बात समझ में, ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं उन्हीं की ओर से कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो इस प्रकार की शब्दावलियां हमारे यहां पर जो है, देखिए पहली बात तो क्या कहेंगे, इनका कोई संवैधानिक धरातल नहीं है, इनका कोई संवैधानिक धरातल नहीं, इनका कोई संवैधानिक धरातल नहीं। एक बात तो ये कहेंगे, इनका कोई संवैधानिक धरातल नहीं। वो मजाक करेगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद आपको भारतीय संविधान का दिखाई पड़ता है जहां पर जुडिशल एक्टिविज्म है, जहां पर जुडिशल रेस्ट्रेंट है। आप हाथ जोड़ लेना, भैया हमारे पास ऐसा कोई सा अनुच्छेद नहीं है जो इन शब्दावलियों का संवैधानिक धरातल दिखा पा रहा है। साफ साफ कहेंगे, इनका कोई संवैधानिक धरातल नहीं। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका इनके संदर्भ में
भारतीय न्यायपालिका इनके संदर्भ में यूएसए से प्रभावित है। एक सवाल ये मिल गया, यूएसए से प्रभावित है, यूएसए से प्रभावित है। भारतीय न्यायपालिका इनके संदर्भ में क्या है, यूएसए से प्रभावित है और इनका कोई भी संवैधानिक धरातल नहीं है। भारतीय न्यायपालिका इनके संदर्भ में यूएसए से प्रभावित है और ये क्या है, यह एक प्रकार का इसको आप कहेंगे हिंदी में, यह एक प्रकार का न्यायिक नवाचार है। न्यायिक नवाचार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जुडिशल इनोवेशन कहा जाता है, जुडिशल इनोवेशन कहा जाता है ना। यह एक प्रकार का न्यायिक नवाचार है। यूएसए की न्यायपालिका ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो वहाँ भी इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, जुडिशल इनोवेशन न्यायिक नवाचार की ओर से होती है और हमारे यहाँ भी इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उस हिसाब से होगी। तो आप भले ही अपने यहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता लेकर के नहीं चले, लेकिन आपके पास सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बात नहीं है। लेकिन न्यायपालिका की कैलकुलेशन आप इस हिसाब से तो कर रहे हो कि न्यायपालिका में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपने उनको जुडिशल रिव्यू की पावर से एम्पावर्ड किया हुआ है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के एक्शंस हैं उनकी जांच करने का अधिकार उनको मिल जाता है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम, इनका भारत में कोई संवैधानिक धरातल नहीं है। हमें अपनी ओर की बातें ज़्यादा करके चलनी है। भारतीय न्यायपालिका इनके संदर्भ में यूएसए से प्रभावित हो रही है या प्रभावित हो चुकी है या धीरे धीरे प्रभावित हो रही है और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह एक प्रकार का न्यायिक क्या है, नवाचार है। अब इनकी डेफिनेशन आपको बनानी सिखाते हैं कि डेफिनेशन आप किस प्रकार से बनाएंगे ताकि परीक्षा के लिए बिल्कुल आप अपने आप को क्या है, अच्छी तरीके से क्या है, तैयार करा पाएं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। ठीक है जी, आ जाओ जरा। जब भी कभी इनकी डेफिनेशन आप बनाओगे, मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि मामला किसका है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, और मामला किसका लिया आपने, प्लस में न्यायिक संयम, न्यायिक संयम का। ओके, तो मेरी बात याद रखना, जब भी इनकी डेफिनेशंस आप बनाओगे, जब भी इनकी डेफिनेशन आपको बनानी होंगी, तो आप सरकार के दो अंगों, सरकार के दो अंगों अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका, अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका को आधार बनाएंगे, को आधार बनाएंगे। डन। जब कभी भी इनके डेफिनेशन आपको बनानी होगी तो आप सरकार के दो अंगों अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका को अपना क्या बनाएंगे, मुख्य आधार आप बना करके चलेंगे। डेफिनेशन में देखिएगा किस तरीके से आपको व्यवहार करके चलना है। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपको डेफिनेशन क्या बनानी है, किसकी, न्यायिक सक्रियता की, न्यायिक सक्रियता, जिसको आपने इंग्लिश में क्या कहा था, जुडिशल एक्टिविज्म कहा। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होगा, जब न्यायपालिका, ये डेफिनेशन बनती है, जब न्यायपालिका कार्यपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप करती है, के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप करती है, और अगर हस्तक्षेप करेगी तो कुछ ना कुछ तो सिखाएगी, तो क्या करेगी, हस्तक्षेप करती है, तथा उन्हें उनके कर्तव्यों का एहसास कराती है, इसको हम क्या कहते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, यानी कि न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यानी कि न्यायिक सक्रियता का मतलब यही होगा
कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के क्षेत्राधिकारों में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। और क्षेत्राधिकारों में इंटरफेयर करने का मतलब क्या होगा कि भाई उन्हें क्या है, उनके कर्तव्यों का, उन्हें उनके कर्तव्यों का क्या है, एहसास कराना कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके चलना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन किसके बनाते हैं, न्यायिक संयम की, न्यायिक संयम की, जिसको आपने इंग्लिश में क्या कहा था, जुडिशल रेस्ट्रेंट। क्या कहा था, जुडिशल रेस्ट्रेंट। इसका अपोजिट कर दो। जब न्यायपालिका कोमा कार्यपालिका तथा विधायिका, कार्यपालिका तथा विधायिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कर्तव्य विमुख होने की स्थिति में, यानी कि जब कार्यपालिका विधायिका अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन ना कर पा रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो अपने कर्तव्य से क्या है, दूर हो गए, विमुख हो गए। कर्तव्य विमुख होने की स्थिति में भी उनके क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप ना करें, उनके क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप ना करें, है ना। अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात संयम रखे, इसको क्या कहते हैं, न्यायिक संयम कहते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनली आपको इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, है ना, कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक संयम। अब तो हमने डेफिनेशन बनाई है, तो डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। जब आप डेफिनेशन बनाने की बात करेंगे तो सरकार के दो अंगों अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका को आधार बनाएंगे। न्यायिक सक्रियता की डेफिनेशन ये वाली हो जाएगी, जिसमें आप क्या कहेंगे, जिसमें आप ये कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि जब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकारों में क्या करे, हस्तक्षेप करे और उन्हें उनके कर्तव्यों का एहसास कराए, तो न्यायपालिका के इस प्रकार के व्यवहार को आप किसके साथ जोड़ के चलेंगे, आप जुडिशल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता के साथ आप जोड़ के चलेंगे। इसका अपोजिट है जब न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कर्तव्य विमुख यानी कि कर्तव्य पालन से दूरी बनाना, कर्तव्य विमुख होने की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप ना करे अर्थात संयम रखे, तो इसको हम क्या कहते हैं, जुडिशल रेस्ट्रेंट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायिक संयम कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो ऑन डिमांड था। एक कमेंट हमने हाल ही में देखा, उस कमेंट के माध्यम से क्या है कि हमको जानकारी मिली कि इन पर चर्चाएं होनी है। बाकी 3 प्रकार की वीडियो ऑन डिमांड अभी पेंडिंग है ना। 2 प्रकार की हैं। आर्टिकल 19 तो हमने कैलकुलेट करवा दिया था, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने जो टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ जिसको परेशानी है, जहाँ जहाँ जिसको दुविधा है, तो वो टॉपिक्स क्या हैं, आप अब ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे ताकि आपकी परेशानियों को दूर किया जा सके और आपकी दुविधाओं को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।